अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम MongoDB पर और Node.js पे पेज बनाना स्टार्ट की थी। अच्छा, अभी इसका एक स्ट्रक्चर रखा हमने MVC वाला, जिसके अंदर हमने राउटर को डिफाइन कर दिया। आपके पास अब app.use के जरिए हमने राउटर बना लिया, मेन राउटर। आपने app.use लगाया और इसने मेन राउटर अपना डिफाइन कर दिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जितने भी राउटर्स होंगे वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। अगर स्लैश यूजर है तो स्लैश यूजर, अगर स्लैश एडमिन है तो आप लगाओगे मेन राउटर डॉट यूज स्लैश एडमिन। और उन राउटर्स को आपने अलग अलग हर एक के लिए डिफाइन करना है। ऑथ राउटर अलग होगा, एडमिन राउटर अलग होगा, जितने भी राउट्स होंगे वो सब आपके अलग अलग यहाँ पे बनते जाएंगे। मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया, आपने ये किया कि भाई index.js में सबसे पहले app.use लगाया और उसके अंदर मेन राउटर को मंगा लिया। मेन राउटर आपका जो पूरी की पूरी ऐप के अंदर चल रहा होगा उसको आपने डिफाइन किया हुआ है। इसको डिफाइन कैसे किया? सबसे पहले आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, फिर आपने राउटर को इंपोर्ट करवाया, जो आपका राउटर है जो ऑथ राउटर से आ रहा है वो। फिर आपने एक वेरिएबल बनाया मेन राउटर और इसके अंदर डिफाइन कर दिया एक्सप्रेस डॉट राउटर। एक्सप्रेस की लाइब्रेरी से डॉट राउटर को उठा के ले आओ और वो आपने मेन राउटर को यहाँ पर जाकर यूज करवा दिया, मेन राउटर डॉट यूज। अब जैसे एडमिन आएगा तो एडमिन के लिए आप डिफाइन करोगे कि भाई स्लैश एडमिन एडमिन राउटर, ताकि हर यूजर जिस टाइप का यूजर हो वो अपने अपने राउटर पे जाए, कोई और राउटर में घुसे ही ना। अगर एडमिन होगा तो एडमिन का राउटर ये चल रहा होगा, यूजर होगा तो यूजर के लिए राउटर ये चल रहा होगा। तो आपने बीच में डिफाइन कर दिया, मेन लेयर बना दी स्लैश यूजर के नाम से कि भाई आप जो यूजर आएगा वो इस राउटर पे जाएगा। और मेन राउटर में भी आपने यूज किया यूज। अब देखें फर्क क्या है। index.js में आपको राउटर नहीं बताना, आपने यहां पर राउटर बताया हुआ है, मेन में राउटर नहीं बताना। मेन में सिर्फ क्या बताना है, जो आपके राउटर मेन राउटर की फाइल है उसको डिफाइन करा देना। जैसे आपने इसको ऊपर इंपोर्ट किया होगा कॉन्स्ट मेन राउटर राउटर स्लैश मेन राउटर के मेन राउटर से उसको उठा के ले आओ। उसके बाद जब ये मेन राउटर में जा रहा है तो मेन राउटर में आप अपने मल्टीपल राउट्स डिफाइन करोगे स्लैश यूजर अलग से। फिर आप इस राउटर के अंदर क्या होगा, जितने भी आपके पास अलग अलग इस यूजर बनेंगे। तो अब जब आप अब आप अगर यूजर रजिस्टर होगा तो अब जो उसका राउटर बनेगा वो बनेगा स्लैश यूजर स्लैश साइन अप। पहले आएगा स्लैश यूजर, फिर आएगा स्लैश साइन अप। जब एडमिन आएगा तो एडमिन स्लैश साइन अप, तो उसके लिए आप अलग से राउटर बना रहे होगे। मतलब पीछे आपका मेन राउटर, उससे आगे आपका सब राउटर, ये वाला आपका सब राउटर है कि भाई यूजर के अंदर स्लैश साइन अप हो तो साइन अप का फंक्शन चलाना। और ये लास्ट क्लास में हमने काम किया हुआ था साइन अप वाला, कि सबसे पहले इस पे वैलिडेटर चलाते हैं, अगर वैलिडेटर में कोई एरर आता है तो यहाँ दिखाता है। फिर हमने ईमेल पासवर्ड मंगवाया, फिर हमने यूजर को चेक किया, अगर यूजर मिल गया तो बोलता है ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज। अगर नहीं मिला तो हमने अपने पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में किया। हैश फॉर्मेट में करने के बाद हमने ओटीपी जनरेट करवाया। ओटीपी हमने एक बॉडी के अंदर सेव करा दिया, एक फील्ड बना के डॉट ओटीपी। सेंड मेल का हमने अलग से एक मेथड बनाया हुआ है जो हमारे पास ईमेल सेंड करता है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टर के जरिए नोड मेलर के जरिए किसी भी मेल पर ईमेल सेंड करवा रहे हैं। सर्विस का नाम बता दिया भाई जीमेल है, ऑथ के अंदर आपने एसएमआईटी का ईमेल, और ये आपने वेरिएबल्स डॉट env में डिफाइन किए हुए। और उसके बाद आपने यहां पर जाकर मेन राउटर के अंदर आपने सेंड मेल लगा दिया और उसके बाद एक फंक्शन यूज किया हुआ है क्रिएट यूजर। ये क्रिएट यूजर हमने अपने मॉडल के अंदर बनाया हुआ है। मॉडल से ऊपर क्या होता है, हमारे पास ये डिफाइन होता है कि इसमें क्या क्या डेटा सेव होगा मल्टीपल, और उसमें हमने एक क्रिएट यूजर मारा हुआ है कि भाई सेव कर दो। जैसे ही सेव होता है तो आपने बोला हुआ है मैसेज यूजर क्रिएट सक्सेसफुली। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गई है?
अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमें टोकन जनरेट करवाना है। तो टोकन जनरेट कराने के लिए हम यूज करेंगे जेसन वेब टोकन npm, क्योंकि अब अभी तक यूजर का अकाउंट वेरीफाई नहीं है। उसके अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए यूजर हमें दो चीजें देगा, एक जो उसके मेल पे ओटीपी आई है वो, और एक हमें टोकन देगा जिससे हम ये जानेंगे कि ये यूजर कौन सा है। तो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, यहाँ पर आकर इस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर लिया। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टोकन को जनरेट कर सकें, वेब जेसन टोकन हम जनरेट कर सकें। तो आपने ये कमांड लगाई npm इंस्टॉल वेब टोकन जेसन, ये cmd पे कमांड चलेगी, तो हम cmd पे आगे लगा देते हैं। तो अभी हमारे पास ये वाला पैकेज यूज हो रहा होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने सबसे पहले कॉन्स्ट jwt के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में आपने मंगा लिया जेसन वेब टोकन, इसका नाम कैपिटल कर देते हैं ताकि jwt। अब क्या कि जैसे यूजर के पास मेल सेंड हो जाए, मेल सेंड होने के बाद आप एक फंक्शन यूज करोगे jwt डॉट साइन। साइन के अंदर आप अपनी मल्टीपल चीजें देते हो, जैसे कि इसने यहां बताया भी होगा। साइन के अंदर आप अपना डेटा डिफाइन करते हो, और दूसरी चीज कितने टाइम बाद इसने एक्सपायर होना है, तो वो भी आप यहाँ पे बता रहे होते हो। इसमें एक चीज होती है मेन, आपकी प्राइवेट की, आपकी एक सीक्रेट की। तो वो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहां जाकर डॉट env में एक की बना दोगे, कॉन्स्ट सीक्रेट की, सॉरी कॉन्स्ट नहीं रहेगा, और यहाँ पे आपने कुछ भी इसका नाम दे दिया, अभी हमने दे दिया सीक्रेट की के नाम से, सीक्रेट की के नाम से आपने एक ये मंगा लिया, और इधर आकर सबसे पहले आपने इंपोर्ट करवा लिया। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग को लाजमी इंपोर्ट कराया होगा, यहाँ पे हमने नहीं कराया तो करा देते हैं। कॉन्स्ट, हमने एक पैकेज यूज किया होगा डॉट env, हाँ डॉट env। तो सबसे पहले आपने रिक्वायर करा लिया डॉट env डॉट कॉन्फ़िग, और इसको आप यूज कैसे कर रहे होते हो, प्रोसेस डॉट env डॉट आपकी की का नाम। तो आपने यहां पर बोला कॉन्स्ट की इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की, और ये की उठाकर आपने जब आपका टोकन जनरेट होगा, तो टोकन जनरेट, अच्छा यहां पर जो आप सबसे पहले पास करोगे ये आएगा आपका डेटा, जिसमें आप अपना डेटा पास करोगे कि जो हैश हो रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे मेन आपके पास आती है यूजर की आईडी, जो कि आपके पास रिक्वायर, जब वो यूजर रजिस्टर हो रहा है तो उसकी एक आईडी जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि आईडी हमें रिटर्न में मिलती है या नहीं, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और इसको यहाँ जाकर चेक करते हैं, और इसको npm स्टार्ट, क्योंकि इस डेटा से आप इसकी अंडरस्कोर आईडी निकालोगे। तो हमारे पास डेटा में पूरे का पूरा डेटा रिटर्न हो रहा है।
जिसके अंदर अब हमें ये आईडी डालनी है। ये वो डेटा जब आपका यूजर रजिस्टर हो रहा है तो उससे हमें रिटर्न में डेटा मिला है। अब मुझे ये आईडी उठा के डालनी है जब मेरा टोकन जनरेट हो। तो आपने क्या करना है, ये टोकन जनरेट ही इस लाइन के बाद कराना है, ताकि यहां से आप डेटा से क्या निकाल सको, आईडी निकाल सको। तो आपने यहां बोलना है यूजर या अंडरस्कोर आईडी में आपने बोला डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये आपने इसको डेटा पास किया जो आप जब टोकन को डिकोड कराओगे वापसी से सिंपल रिटर्न कराओगे डेटा, तो उस टाइम ये आप यूज कर रहे होगे। तो आपने बोला भाई अंडरस्कोर आईडी में आपने क्या डाल देना है, इस यूजर की आईडी। दूसरा नंबर पे जो आपने सीक्रेट की बनाई हुई है वो आपने डाल दी। जो आपके पास सीक्रेट की है वो आपने उठा के यहाँ पे डाल दी। ये की हमने यहाँ पे तो बनाई है ना, यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मतलब आप इसका नाम यहाँ पर जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हो। ये की आपको कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है एक्सपायर का, कि भाई इतने टाइम बाद आपने एक्सपायर हो जाना है। सीक्रेट की के बाद एक्सपायर के अंदर अगर 1 घंटा वो बोलोगे तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं। आप 24 हॉर्स होंगे तो 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 करोगे तो पूरा एक दिन के बाद वो टोकन एक्सपायर होगा। जितने टाइम बाद आपने एक्सपायर कराना है वो वैल्यू आप दे रहे होगे कि भाई ये टोकन सिर्फ इतने टाइम तक यूज हो सकता है। तो हमने बोल दिया भाई 2 घंटे तक ये एक्सपायर हो जाए। अच्छा, jwt.signin. अब ये क्या करना है, आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब ये क्या करेगा, आपको एक टोकन बना के देगा। तो आपने क्या किया, यहां पर जाके मैसेज भी दे दिया, डेटा भी दे दिया और टोकन भी दे दिया। तो अब हम इसको अगर चेक करते हैं, हम यहां जाके CMD पर रन कर लेते हैं, वो सही है। अब यहाँ जाके हम ईमेल चेंज करते हैं, test@yopmail.com। तो अब आपके पास नीचे एक टोकन आ गया। अब इस टोकन को जब डिकोड किया जाएगा तो इस डिकोड से आपकी आईडी आएगी। आ रही है समझ कि आपने एक टोकन जनरेट करवा दिया। ये टोकन इसलिए जनरेट कराया कि अब नेक्स्ट एपीआई यूजर हिट करेगा वेरीफाई ओटीपी की, तो एक तो उसके मेल पे ओटीपी गई है वो उठा के देगा हमें, और एक ये टोकन देगा। इस टोकन से हम ये जानेंगे कि यूजर कौन सा है, यूजर का। अब आप यहां पर अगर ईमेल भी डालना चाहो तो ईमेल भी डाल सकते हो। मतलब जितनी फील्ड आपने टोकन में स्टोर करवानी है वो सब आप करवा सकते हो। उसकी टाइप स्टोर करानी, जी नहीं, अब क्योंकि ये तो टोकन पे डिपेंडेंट है ना, तो टोकन ही चेक, हाँ टोकन के लिए इस टोकन को हमें डेटाबेस में स्टोर कराने की जरूरत नहीं है। इसमें बाय डिफॉल्ट JWT का काम ही है कि आपको खुद वेरीफाई करके देगा। इसमें एक स्टोर आईडी स्टोर हुई पड़ी है, जैसे इसमें हमारा हैश पासवर्ड की जगह ये पासवर्ड स्टोर है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये हर बार जब जब हिट कर रहा हूं तो ये की अलग अलग लेके आ रहा है। तो इस की में 1 से लेके 6 तक लेटर ऐड है, तो ये काम वो खुद हैंडल कर रहा है। इसी तरह टोकन भी ये काम खुद हैंडल करेगा। सही है भाई। तो सिंपल, लास्ट क्लास में हमने जितना काम किया था उससे एक नई लाइन ये ऐड की है कि टोकन जनरेट करवाया। टोकन जनरेट करवाते वक्त आपने जो जो डेटा रखना है, अक्सर सिर्फ आईडी रखी जाती है, बाकी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आईडी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। उसकी आईडी के जरिए आप सब डेटा निकाल पाओगे।
तो आपने ईमेल भी रखना है, ईमेल भी रख दो। की रखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रखोगे तो कोई भी टोकन को हैश कर पाएगा। अगर की रखी होगी तो सिर्फ आप इसको कंपेयर करा पाओगे, आप उसकी आईडी निकाल सकते हो। तो इसलिए की आपकी सीक्रेट में ऐड होनी चाहिए, लाजमी है। सही है भाई। तो अब एक नई एपीआई बनानी है, तो सबसे पहले यहां जाकर हमें एक नया राउटर बनाना पड़ेगा। साइन अप की जगह वेरीफाई ओटीपी, यहां पर आएंगे, इस मेथड को क्लोज करेंगे। साइन अप तो सबको समझ आ गया ना भाई। उसके बाद हमने एक नया मेथड बनाया, एक्सपोर्ट डॉट वेरीफाई ओटीपी इक्वल टू एसिंग रिक्वायर कॉमा रिस्पॉन्स। ट्राई कैच लगा देते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमें दो चीजें चाहिए, तो हम निकालेंगे बॉडी और हेडर। कहां से निकालेंगे? रिक्वेस्ट से। ये हमने डिस्ट्रक्चर किया है। अब कंसोल डॉट लॉग एक हमने इसको कंसोल कर लिया, एक इसको कंसोल कर लिया, और रिस्पॉन्स में अभी भेजते हैं एपीआई टेस्टिंग। अच्छा, तो यहां जाकर अब आपने एक नया राउटर बनाया। तो हमने यहां जाकर एक नया राउटर बनाया। अच्छा है कि आप अपने पास साइन इन कर लें, ताकि इसका रीनेम सब कुछ इजीली कर सके और आप इजीली कलेक्शन वाइज सेव कर पाओगे। अच्छा, अभी हम इसी तरह करते हैं, इसको बोलते हैं स्लैश यूजर स्लैश वेरीफाई ओटीपी। हिट करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? इसमें हमारा बोल रहा है वेरीफाई, हमने क्या लिखा है? अच्छा, सेव नहीं किया। सेव कर देते हैं, अगेन से यहाँ पे आते हैं। अभी भी ये वही का वही फंक्शन चल रहा है, क्योंकि हमने इसकी जगह वेरीफाई ओटीपी लगाना है, ये लगा दिया। आ गया एपीआई टेस्टिंग कंसोल पर। एक तो दिखा दिया इसने बॉडी, और एक दिखा दिया हेडर। अब हेडर के अंदर से अब जब भी अपना हेडर पास कराओगे तो हेडर में मल्टीपल फील्ड्स आ रही होंगी। आप अपनी की का नाम आपने रख दिया ऑथराइजेशन, और यहां जाके ये लगा दिया। अब अगर मुझे ऑथराइजेशन निकालना है तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये बहुत इजी कि भाई आपने हेडर को भी कॉन्स्ट आपने बोला भाई ये निकाल लो, कहां से? हेडर के अंदर से, और ये हमें कंसोल करा दो। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? अनडिफाइंड। एक मिनट, हमने यहां पर जाकर, अच्छा मेरे ख्याल में ये ए स्मॉल आता है। अगेन से इसको रन करते हैं।
अच्छा वो यहाँ फट रहा है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है। अभी हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, इसमें हेडर्स होता है क्या होता है? हेडर, अच्छा आ गया। अच्छा भाई आपने यहाँ पर हेडर्स लिखना है, हेडर्स से भाई एस भी आएगा साथ में। तो आपने यहाँ पर क्या किया, हेडर्स, और हेडर्स में जाकर हेडर से निकल, अच्छा यहाँ पे ना आपने ये ए कैपिटल में है, ये इसका बड़ा मसला है। यहाँ पर आपने ए कैपिटल लिखा है, जब वो गेट करता है तो ए स्मॉल में करता है, सही है। आपने बॉडी तो वैसी की वैसी जैसे हम साइन अप पे चला रहे थे। यहाँ पर आपने हेडर्स लिखा, हेडर से निकाल लिया ऑथराइजेशंस और उसको कंसोल करा लिया। अब इस ऑथराइजेशन पे आप कंडीशन लगाओगे कि अगर आपको टोकन नहीं मिला, इफ अगर ऑथराइजेशन नहीं मिलता तो आपने इसको रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स डॉट, जैसे आपने यहां पर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा आप इस रिस्पॉन्स को भी अलग से डिफाइन करके यूज कर सकते हो कि भाई बार बार आपको ये लाइनें भी ना लिखनी पड़े। तो आपने यहां जगह बोला भाई 400 बैड रिक्वेस्ट टोकन रिक्वायर्ड, और ये दोनों आपने हटा दिए। ये आपके पास तब चलेगा जब इसको ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। 400 होगा, 404 का मतलब होता है नोट फाउंड, क्योंकि 404 आप तब दे रहे होते हो जब एपीआई का एंड पॉइंट उसको ना मिले, तो आप वो डिफाइन करते हो कि भाई उसको वो एपीआई का एंड पॉइंट ही नहीं मिला, नोट फाउंड हुआ है। अगर कोई डेटा नहीं मिले तो आप बैड रिक्वेस्ट देते हो। इस स्टेटस का मतलब है कि भाई इसमें मुझे टोकन चाहिए था, आपने नहीं दिया, तो आप ये डिफाइन कर रहे होगे। अब हम अगर इसको बंद करते हैं और आप हिट करते हैं, एक तो ये यहाँ जो रुक जाता है ना, अब आ रहा है टोकन रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने टोकन नहीं दिया। सही है भाई, अगर टोकन होगा तो अब ये नीचे वाला पॉइंट चलाएगा, एपीआई टेस्टिंग वाला। अगर टोकन नहीं मिला होगा तो शो कराएगा टोकन रिक्वायर्ड। तो आपने सिंपल कंडीशन क्या लगा दी कि अगर आपको ऑथराइजेशन नहीं मिलता तो आपने रिस्पॉन्स देना है, और यहाँ पे आपका आ रहा होगा 400 बैड रिक्वेस्ट, कि ये रिक्वेस्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें टोकन बहुत जरूरी है। टोकन मिलेगा तभी हम यूजर को वेरीफाई कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पर ये बोला रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, मैसेज में मैं बता दो टोकन रिक्वायर्ड। अगर इसको टोकन मिल जाए, अगर इसको टोकन आपके पास मिल जाए तो अब आप यूज करोगे JWT डॉट वेरीफाई। अब क्योंकि टोकन तो मिल गया, लेकिन टोकन वेरीफाई है या नहीं है, ये आपका ये मेथड यूज करेगा। जब टोकन जनरेट करवाया था उस टाइम था JWT डॉट साइन, जब आप वेरीफाई करवाओगे तो डॉट वेरीफाई। ये यहाँ पर इसने अपनी वेबसाइट पे बताया भी होगा कि भाई वेरीफाई करते वक्त आपको अगेन से टोकन देना है, अपना कॉल बैक ओ सीक्रेट की देनी है, जो आपकी सीक्रेट की है, और आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा। तो आपने यहां जाकर बोला कॉन्स्ट डीकोड इक्वल टू, एक मिनट इसने यहां पर यूज करके दिखाया होगा, डीकोड करवाता है टोकन, सही है, सिंपल आप ये यूज कर लो बस। तो आपने इसको हटा के ये लगा दिया। अब इसमें, और ये आपका वर्ड है कैपिटल, टोकन की जगह आपने दे दिया ऑथराइजेशन, ये आपको की आपकी आ गई, की जो आपने ऊपर डिफाइन की हुई है। इफ अगर एरर आता है, एरर तब आएगा जब टोकन गलत होगा। तो भी आपने बोला 400
लेकिन अब आपने टोकन रिक्वायर्ड नहीं, टोकन इनवैलिड। एल्स अगर ये नहीं है तो ये उठा के इसको देते हैं और ये कंसोल भी इसको दे देते हैं डी कोड। तो अब हम चेक करते हैं, टोकन रिक्वायर्ड बोल रहा है, यहां पर टोकन दिया तो टोकन क्या है, इनवैलिड है। अब क्या है कि भाई टोकन हम वो देंगे, यहाँ पे एक साइन अप वाली कहाँ गई, इन सबको बंद कर देते हैं ताकि साइन अप एक नया यूजर कराकर उससे टोकन लेते हैं। तो हमने इसका नाम अभी के लिए रख दिया अगेन से साइन अप, वरना इसको साइन इन कर लेते हैं ताकि जो बार बार इशू आ रहा है ये भी ना आए। जी जी हाँ, मतलब उसके पास तो पड़ा होता है ना, आपके पास 20 यूजर भी आ जाए तो हर यूजर के लिए उसने अलग अलग टोकन जनरेट किया हुआ है। तो एट अ टाइम 20 लोग भी आकर वेरीफाई करेंगे तो भी वो सबको जो जो जिस आईडी से जो टोकन जनरेट होगा उसको वही का वही मिलेगा, अलग टोकन नहीं उठा के देगा उसको। नहीं नहीं, वो तो हमें खुद देना होगा ना। जी जी हाँ, हेडर हर दफा देना होगा। देखो कुकीज आप जब जो आप वेबसाइट या ऐप बनाओगे ना रिएक्ट नेटिव के अंदर, उसमें कुकीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आप अपने स्टोरेज के अंदर रख रहे हो। तो ये एपीआई आप एज अ पीएचपी डेवलपर के लिए नहीं बना रहे, आप अपने लिए बना रहे हो रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के लिए, तो उसमें कुकीज नहीं होगी। अगर आप कुकीज पे चलते हो तो आप एज अ पीएचपी डेवलपर लाजमी कुकीज के लिए बनाता है कि भाई वो डेटा कुकीज में स्टोर हो और कुकीज से उठकर आ रहा हो। अगर आपके पास डायरेक्ट है कि भाई मैंने नेक्स्ट जेएस पे अपनी एक एप्लीकेशन जनरेट कराई और उसका डेटा कुकीज में स्टोर करा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कुकीज के जरिए उठा सकते हो। सही है। हाँ तो देखो अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट इसमें, अब मेन मकसद हमारा क्या है भाई, किसी तरह भी यूजर वेरीफाई हो जाए कि वो कौन था। अब वो हेडर से उठा रहा है या वो कुकीज से उठा रहा है। देखो कुकीज के अंदर मसला क्या होता है, जब आपकी ऐप के अंदर आएगा ना तो कुकीज ऐप के अंदर अवेलेबल ही नहीं होती। ऐप के अंदर उसकी अपनी एसिंग स्टोरेज है, जो हमने वो लास्ट जब रेक्ट नेटिव पे पढ़ रहे थे। तो ये एपीआई हम ये कौन सा बना के चल रहे हैं कि रेक्ट पे भी चलेंगी, रेक्ट नेटिव पे भी चलेंगी। तो उसके लिए फिर आप कुकीज के साथ नहीं खेल सकते। अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे बना रहे हो ना, मतलब मेरा काम ही सिर्फ वेबसाइट के लिए, तो आप कुकीज से उठाओ, वो तो मसला ही नहीं है। जी जी हेडर, हाँ हेडर पास करते हैं आप, क्योंकि यहाँ से जब पोस्टमैन से जनरेट कराते हो तो वो डायरेक्ट हेडर तो पास करेगा ही करेगा यार।
अच्छा भाई, तो आपने यहाँ पर जाकर न्यू पे क्लिक किया, न्यू कलेक्शन बना देते हैं। यहाँ पे जाकर आप नया कलेक्शन बना दो जिसका नाम रख देते हैं टेस्टिंग या एपीआई, ताकि हमें बार बार ये एपीआई बनाने की जरूरत ना हो रही हो कलेक्शन के अंदर। तो आप सिंपल इसको जब लॉगिन कर लोगे तो आपको बहुत से फीचर्स इजीली मिल जाएंगे। तो आपने रिक्वेस्ट बनाई जिसका नाम रख दिया साइन अप, और इसका मेथड पोस्ट होगा, इसका एंड पॉइंट होगा लोकल होस्ट। अच्छा, इसके अंदर आप अपना एनवायरनमेंट भी सेट कर सकते हो। एनवायरनमेंट का फायदा क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स, अब जैसे अगर मेरे पास ऐप AWS पे होस्ट है तो उसका अलग से सिंपल यूआरएल होगा, अगर लोकल पे चला रहा हूं तो लोकल के लिए अलग से होगा। तो आपने यहां बोल दिया लोकल होस्ट, और यहां जाके आपने लोकल होस्ट ये इसको दे दिया, यहां से सेव कर दिया, और इसका नाम रखते हैं एपीआई। यहां पर आए कलेक्शन के अंदर, अब जब आप एपीआई हिट कराओगे तो इसको हटाकर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, तो यहां सबसे पहले अपना इन्वायरमेंट सेट करोगे। आपने सेट कर दिया एपीआई, तो अब आपका ये लोकल होस्ट उठ के आ गया। अब आपको बार बार लोकल होस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने इन्वायरमेंट में जाकर ये सेट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल पे काम कर रहे हो, मतलब आपको AWS पे भी आपकी ऐप चल रही है और लोकल होस्ट पे भी चल रही है, तो आपने दोनों के यूआरएल यहाँ पर रख दिए। अब मैं अगर AWS वहां से जाके यूज करना चाहूंगा तो वो भी यूज कर सकता हूँ, लोकल होस्ट यूज करना चाहूँ तो वो भी यूज कर सकता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट अब मुझे बार बार लोकल होस्ट 5000 नहीं लिखना पड़ेगा। आ रही है समझ? तो इससे फायदा हो जाएगा कि आपको बार बार ये चीज डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जाके साइन अप हिट किया, अब ये बोल रहे हैं लोकल होस्ट इस पे नहीं चल सकता, अजीब ड्रामा है इसका भी। अच्छा, तो अब बोल रहा है भाई ईमेल इज रिक्वायर्ड, तो हम यहाँ से जाकर राह भेजते हैं और जेसन के अंदर ईमेल, पासवर्ड आपने दे दिया 123456।
तो तुम्हारे पास यूजर भी क्रिएट हो गया। और ये अब आप इस रिस्पॉन्स को, क्योंकि अगर आप एज अ बैकएंड डेवलपर हो तो आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद क्या होगा कि कल जो भी इस पे काम करने आएगा वो डायरेक्ट इस पे जब क्लिक करेगा तो उसको ये फॉर्मेट पहले से मिल जाएगा कि भाई आपने इस तरह करके डेटा भेजना है। नहीं तो क्या होगा कि आपको फ्रंट एंड वाले को बताना पड़ेगा कि भाई ईमेल भेजना है, यूजर टाइप की ये की है, पासवर्ड की ये की है, तो इस पर इतना टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ से आप रिस्पॉन्स सेव कर देते हो। अब जब ये कलेक्शन किसी को भी दूंगा मैं, तो वो उसको पता है कि भाई ईमेल में मुझे ईमेल इस तरह डालना है, पासवर्ड की फील्ड ये है, यूजर टाइप में ये डेटा है। और आप इसके आगे बैकएंड डेवलपर लिखता है कि या तो अब जैसे मुझे यहाँ पे या तो एडमिन होगा या यूजर होगा, तो वो यहाँ पे आगे कमेंट डाल के लगा देता है कि आपने एडमिन डालना है या फिर यूजर डालना है। जिससे फायदा क्या होता है कि आपको बार बार फ्रंट एंड वाले को बैक एंड वाले से पूछना नहीं पड़ता। अच्छा, अब आपने ये टोकन डालना है अपनी नई एपीआई के अंदर, तो हम यहाँ जाकर एक नया कलेक्शन बनाएंगे, नई रिक्वेस्ट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे वेरीफाई। और यहाँ जाकर आपने इसको ये एंड पॉइंट दे दिया, हिट करवाया। तो सबसे पहले बोल रहा है टोकन रिक्वायर्ड, हेडर में गए ऑथराइजेशन इनवैलिड टोकन। अब ये टोकन उठा के देंगे तो अब ये इनवैलिड नहीं बोलेगा क्योंकि ये इसको डिकोड कर लेगा। तो आ गया एपीआई टेस्टिंग, और कंसोल पे जो आईडी जो ईमेल हमने स्टोर कराया था वो हमें रिटर्न में मिल गया। हमने ये इसकी आईडी है और ये इसका ईमेल स्टोर कराया था, क्योंकि जब आपने टोकन बनाया था तो बनाते वक्त आपने यहाँ पर जब टोकन बना था उस टाइम आईडी दी थी और क्या दिया था, ईमेल। तो अब जब वो रिटर्न करेगा तो वो वही फील्ड रिटर्न करेगा जो आपने दी हुई थी। ये क्या है, लेट लॉन्ग के हिसाब से और एक्सप्रेस इसको छोड़ दो कि भाई किस टाइम अपडेट हुआ और क्या इसका नया डेटा, बस हमें ये चाहिए थी मेन कि इसकी आईडी आ जाए। तो अब आपने क्या करना है, अगर इसमें एक भी वर्ड इस टोकन के अंदर एक भी वर्ड गलत हुआ तो यहाँ पर आएगा टोकन इनवैलिड, क्योंकि वो टोकन बिल्कुल हैज इट में डेटा स्टोर हुआ है। अगर टोकन सही होगा तो आपको रिटर्न के अंदर यहाँ पे बता देगा एपीआई टेस्टिंग जो आपने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, जब वेरीफाई हो जाएगा टोकन, अगर एरर आएगा तो ये दिखाओ, एरर ना आए तो कंसोल पे डिकोड दिखाओ। अब अगर मुझे इसमें से आईडी निकालनी है तो मैं क्या लगाऊंगा, अंडरस्कोर ओ डिकोड डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो मेरे पास सिर्फ क्या आ गई, आईडी आ गई। अब मुझे इस यूजर को निकालना है ताकि मैं जो फ्रंट एंड से ओटीपी आ रही है वो और जो ये ओटीपी दे रहा है वो। अब क्योंकि मुझे फ्रंट एंड से ओटीपी भी चाहिए तो आपने यहां जाके बोला एल्स इफ, अगर बॉडी के अंदर, अब बॉडी से मैं निकालूंगा ओटीपी, तो आपने हेडर से निकाला था ऑथराइजेशन, बॉडी से क्या निकाल रहे हैं, ओटीपी। अगर ओटीपी नहीं होती तो आप उसको स्टेटस दोगे अगेन 400 का और यहां बोल दोगे ओटीपी रिक्वायर्ड। तो अब अगर हम इसको हिट करेंगे तो हमें ये बताएगा ओटीपी रिक्वायर्ड। तो आ गया ओटीपी रिक्वायर्ड कि भाई मुझे ओटीपी भी दो। तो आप यहां पर गए फॉर्म डेटा, अब फॉर्म नहीं रा डेटा, रा के अंदर जेसन, जेसन के अंदर आपने ओटीपी दे दी। अच्छा ओटीपी स्मॉल है, तो अब आ गया एपीआई टेस्टिंग, मतलब वो सही करके अब यहाँ तक पहुंच रहा है। तो हमने ये भी कंडीशन लगा ली कि भाई मुझे ओटीपी भी फ्रंट एंड से चाहिए, एक ओटीपी चाहिए, एक टोकन चाहिए। फिर हमने टोकन को वेरीफाई करवाया, उसके बाद अगर टोकन सही है, नहीं हुआ तो ये बताएगा। अगर टोकन सही हो गया तो आईडी निकालेगा। अब आईडी निकालने के बाद
अब आपने यूजर का डेटा निकालना है, तो यूजर का डेटा निकालने के लिए हमने ओथ मॉडल में फाइंड यूजर किया हुआ है। फाइंड क्या किया हुआ है? यूजर। और यहां से हम क्या भेजते हैं? क्यूरी। तो हम सेम क्यूरी ये हमने ऊपर यूज की थी जब हम ईमेल को फाइंड करना चाह रहे थे। ये रहा फाइंड यूजर ईमेल। यहां पर हम ईमेल से फाइंड कर रहे थे, यहां पर हम किससे फाइंड करेंगे? सोना नहीं है भाई, किससे फाइंड करेंगे? आईडी से, क्योंकि आपने आईडी स्टोर कराई है। तो आपने यहां जाके अवेट एसिंग लगा दिया, ये आपने डिकोड ये दे दी, और यहां पर आपने अंडरस्कोर आईडी लगा देना। सही है भाई, अंडरस्कोर क्या लगाना है? आईडी, क्योंकि डेटाबेस के अंदर की का नाम ये है जो स्टोर करवाई थी। अब ये भी आप कर सकते हो वैसे तो कि भाई इसको भी आप डिस्ट्रक्चर कर लो और इजीली इसको भी यूज कर लो कि भाई आईडी निकाल लो। कहां से निकालो? डी कोड के अंदर से। और इसको आपने कमेंट कर दिया, और यहां जाकर अब आप सिर्फ और सिर्फ ये भी लिख सकते हो, क्योंकि जब की और वो वैल्यू सेम हो तो आप डायरेक्ट ये नाम दे सकते हो। आ रही है समझ? तो अब हम यहाँ पे जाके कंसोल करेंगे कि भाई चेक यूजर इसको मिला या नहीं मिला। तो हमारे पास सेम वही का वो यूजर उठ के आ गया। अब इससे क्या मैच करवानी है? ओटीपी। क्या मैच करवानी है? ओटीपी। अब आपने कंडीशन लगानी है अगर यूजर मिल जाए, अगर चेक यूजर हो जाए तो आप इसको ये रिस्पॉन्स देना। अगर नहीं मिले मतलब वो यूजर डिलीट हो गया हो तो आप उसको मैसेज दे देना यूजर नॉट फाउंड। मतलब टोकन सही है लेकिन वो यूजर डिलीट हो गया या फिर कोई मसला आ गया है। तो आपने यहां बोला अगर यूजर मिल जाए तो ये दिखाना, यूजर ना मिले तो ये दिखाना कि आपका यूजर नॉट फाउंड। अभी मेरे ख्याल वो हमें यही यही दिखाएगा, एपीआई टेस्टिंग ही दिखा रहा होगा। तो हमारे पास ये आ गया, एपीआई टेस्टिंग हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है? अब इसके अंदर जाकर इफ अगर चेक यूजर डॉट ओटीपी इक्वल टू ओटीपी आ जाए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओटीपी वेरीफाई। अगर वेरीफाई नहीं होती मतलब यूजर सही है लेकिन ओटीपी गलत लगा रहा है, तो आपने बोलना है अब ये काम जब हम फायरबेस को यूज कर रहे थे तो हमें ये कुछ डिफाइन नहीं करना था, ये सब फायरबेस खुद बताता था कि यूजर का पासवर्ड वीक है ये सब। तो ये बैकएंड डेवलपर का यही काम है कि आप हर चीज को हैंडल करोगे। फ्रंट एंड वाला हैंडल करे या ना करे, आपने हर चीज को हैंडल करके रखना ताकि डेटाबेस में मसला ना आए। तो अब यहाँ पे आ गया इनवैलिड ओटीपी, इसलिए क्योंकि इसका ओटीपी क्या है? 275645। तो हम ये लगाएंगे। तो अब ये बोलेगा ओटीपी वेरीफाई। अब इस ओटीपी वेरीफाई पे क्या करना है? इस मोंगो डीबी में एक चीज आ रही है इस वेरीफाई। इस वेरीफाई क्या आ रहा है? फॉल्स। इसको क्या करना है? ट्रू करना है। तो आपने अपडेट यूजर ऑथ मॉडल में जाकर एक नई क्यूरी लगानी है, फाइंड यूजर एंड अपडेट। और इसमें आप मेथड यूज करोगे फाइंड वन एंड अपडेट। एक बंदा फाइंड करो और उसको क्या कर दो? अपडेट कर दो। तो हम यहां पर आएंगे जब ओटीपी वेरीफाई हो रही है यहां पे जाकर
रिस्पॉन्स के नाम से आपने एक वेरिएबल बना लिया और क्यूरी में आपने अपडेट के लिए क्यूरी भेजनी है, तो आपने बोला भाई एक की होगी इज वेरीफाई, इज वेरीफाई भेज दो ट्रू, अगर बराबर हो गई है तो, और उसके बाद ओटीपी को मेरे ख्याल खाली करा देना चाहिए ताकि ये भी खाली हो जाए। और यहाँ पे आपने मैसेज दे दिया यूजर वेरीफाई, और अगेन से आपको टोकन जनरेट करवाना है। अब ये टोकन क्या करेगा, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल के लिए काम आएगा। तो आपने अगेन से ये टोकन उठाया जो जनरेट किया हुआ था, वो यहां पर दिया, और ये टोकन उठाकर वापसी इसको रिस्पॉन्स में दे दिया, और रिस्पॉन्स से पहले आपने डेटा में रिस्पॉन्स पॉज कर दिया। अब हम अच्छा यहाँ जाके देखते हैं, अगर हम लोग ई कॉम के अंदर ऑथ के अंदर, तो सबसे आखिरी यूजर होगा। इस टाइम इसका इज वेरीफाई क्या है, फॉल्स है। हिट करके देखते हैं। अच्छा एक मिनट, इसने ऊपर इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, अब इंपोर्ट हो गया। ये बोल रहा है ऑथ मॉडल डॉट फाइंड यूजर, सही है। अब इसको हिट करते हैं, इधर आया डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा इसको, क्योंकि अब जो टोकन बनेगा वो टोकन होगा, अच्छा लेकिन इसने इज वेरीफाई ट्रू करा दिया होगा क्योंकि वो क्यूरी चल चुकी है। इज वेरीफाई भी फॉल्स है, चेक करते हैं इसको भी। यहाँ जाके आपने अवेट दे दिया ताकि ये रुका रहे, और ऑथ मॉडल में भी यहाँ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो और यहाँ पे जाके आपने डेटा नहीं देना, यहाँ जाके आपने रिस्पॉन्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, ईमेल भी नहीं देने की जरूरत। जी जी ऐसा ही है। तो हम यहाँ से जाकर अंडरस्कोर आईडी पास करा देते हैं। सबसे पहले ये उठाएगा फाइंड यूजर एंड अपडेट क्यूरी, और उसके बाद तो यहाँ से हमारे पास ये जाएगी और ये आगे डेटा जाएगा। अब देखते हैं इसको अगेन से एड करके। क्या बोल रहा है, फिल्टर मस्ट बी वन ऑब्जेक्ट। तो इसका इस वेरीफाई क्या हो गया, ट्रू हो गया कि भाई ये यूजर वेरीफाई हो गया। तो इसका इज वेरीफाई ट्रू हो गया, और ओटीपी क्या होगी, खाली होगी। तो आपने रिस्पॉन्स में डायरेक्ट एक मेथड बना लिया, और वो रिस्पॉन्स आपने कंसोल पे भी दिखा दिया, और डेटा में भी आपको यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर अच्छा ये जो इसका रिस्पॉन्स आता है ना, रन टाइम पे रिस्पॉन्स वही का वही आएगा जो उसका होगा, लेकिन डेटाबेस में अपडेट हो चुका होगा, और ये वो नई आईडी नया टोकन उसने जनरेट करके दे दिया। सही है भाई, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया कि वेरीफाई ओटीपी किस तरह होगी। तो यार ऊपर करवाई थी ना, ये तो लास्ट क्लास में करवाया था, ये रहा लास्ट क्लास का काम, ट्राई नहीं किया। तो इसमें तो यार ये मैं ओटीपी, उसके पहले ओटीपी बनती है,
फिर वो डेटाबेस में सेव होने के लिए required.body.otp जाती है, फिर सेंड मेल और उसके बाद क्रिएट यूजर होता है। तो क्रिएट यूजर की रिस्पॉन्स में हम required.body भेज रहे हैं, तो ओटीपी भी जा चुकी है। मतलब हाँ, अपना ईमेल पासवर्ड देगा और वो उसके पास एक टोकन जनरेट होगा और ओटीपी जनरेट होगी, वो मैच होगी। सेंड मेल के जरिए उसके पास मेल चला गया होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे अभी, क्योंकि हमें ओटीपी डेटाबेस में पता था, सब सामने था, तो हमने ये खोला ही नहीं। अगर कोई अनजान यूजर होगा जिसका पोर्ट वगैरह डेटाबेस का एक्सेस नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट इस ईमेल पे जाएगा और यहाँ से निकालेगा, यहाँ से अपनी वो टोकन उठाएगा जो कि उसने सेंड किया हुआ। तो सेंड होने से पहले हमने डेटाबेस के लिए ओटीपी सेव कर दी है और फिर हमने क्रिएट यूजर में भेजा है और उसके बाद JWT हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमने यूजर की पिक्चर और उसका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लेनी है। तो यूजर की पिक्चर स्टोर कराने के लिए आपको एक पैकेज यूज करना होगा, मल्टर। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल इजी है ना भाई, वेरीफाई ओटीपी में कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखें, अगर मुश्किल लग रही है तो आपको खुद को समझ नहीं आ रही, आप ट्राई करें अपने आप को समझाने की। देखें, सिंपल क्या है भाई, दो चीजें यहाँ से जा रही हैं, बॉडी और हेडर। रिक्वेस्ट से उठाया, अथोराइजेशन हेडर से निकाल लिया, बॉडी से टोकन निकाल लिया। सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन ज्यादा है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर अथोराइजेशन का टोकन नहीं मिले तो टोकन रिक्वायर्ड, अगर ओटीपी ना मिले तो ओटीपी रिक्वायर्ड। उसके बाद अगर ओटीपी मिल गई, अथोराइजेशन भी हो गया, तो अब वो टोकन को वेरीफाई करवाया। वेरीफाई करवाते वक्त ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आया, नहीं पता भाई। ये इसी फाइल से आ रहा है या फिर कहीं और से आ रहा है? ये जो लिखा हुआ है अथोराइजेशन, हेडर से आ रहा है। और ये 2 मिनट पहले तो ऊपर बता के गया हूं कि हेडर से ये निकालना है। समझ नहीं आ रही तो अब क्लास लेना गलत है, क्लास मत लो। अब ऊपर से कोर्स वैसे ही निकल गया। हेडर के अंदर से आपने अथोराइजेशन टोकन निकाल लिया, बॉडी से आपने ओटीपी निकाल ली। अगर इसको अथोराइजेशन नहीं मिले तो ये मैसेज दिखाना, और अगर ओटीपी ना मिले तो ये दिखाना। उसके बाद JWT, ये क्या है भाई JWT? सबसे लास्ट आपके साथ वाले, हम होता है आपके साथ वाले। यस भैया, आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो यार ये JWT क्या है, इसका नहीं पता। जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन एक लाइब्रेरी है भाई जो आज इंस्टॉल कराई है। इसका तो पता होना चाहिए, ये तो आज करवाया है, पिछला याद नहीं होगा क्योंकि वो 5 दिन हो गए हैं। पता नहीं कि क्या किया था क्योंकि हमने खुद ट्राई नहीं किया। डॉट वेरीफाई, सोल समझ आ रही है? सर ये की कहां से आ रही है? नहीं, ये अथराइजेशन नहीं, ये की, ये जो लिखा हुआ है। नहीं सोहेल, बॉडी से नहीं आ रही यार। हंसला, ये की कहां से आ रही है? ये की मैंने खुद डाली है या अपने आप आ गई है? खुद डाली है, मतलब लिखी है ना। तो इसका नाम मैं ये लिख रहा हूं, ये भी तो लिख सकता हूं ना। मैंने की क्यों लिखा है, मतलब क्या वजह थी ये की रेहान, आ रही है समझ? ये की कहां से आ रहा है? ऊपर डिफाइन हो, गुड भाई। जब आपने ये क्यों करवाया है, ये सब जब नोड जेएस की पहली क्लास थी ना, उसमें हमने ये काम किया है।
तो जब हम खुद ट्राई नहीं करेंगे ना, तो फिर एक कोर्स क्या, ये 4 साल का भी कोर्स हो ना, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। ये ये मैंने लास्ट क्लास में सबसे पहले ये जो फाइल बनी थी ना index.js, ये था। इसको ये कैसे पता यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लगाना है? ये क्या, process.env डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये भाई ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? ये क्या मतलब, ये कहाँ से आ रहा है? इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, मैंने ये क्यों लिखा? इसका नाम कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों रखा भाई? ये कहाँ से मुझे पता लग रहा है कि इसका नाम कनेक्शन स्ट्रिंग रखना है? env की फाइल, इन्वायरमेंट की फाइल, और इन्वायरमेंट की फाइल का डेटा जब भी आपको चाहिए होता है तो आप ये लगाते हो, require डॉट env। ये पूरा एक पैकेज है। जब आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो ये हमने इंस्टॉल करवाया था। ये जो पहली क्लास थी ना, उसमें हमने ये काम किया था। और उसके बाद यहां पर आके अब इसी तरह मैंने आज के दिन ये अगेन से इसको मंगाया और इसमें एक नई की स्टोर कराई है, जो कि आपकी env के अंदर स्टोर है, जिसका नाम है सीक्रेट की। तो सीक्रेट की को स्टोर करवा दिया की के नाम से। और यहाँ ये क्यों लिखा है process.env? क्योंकि env से कोई भी फाइल मंगानी हो इन्वायरमेंट से तो आपको फर्स्ट पे ये लगाना ही पड़ता है। और डॉट सीक्रेट की क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई इसका नाम सीक्रेट की है, इसका नाम जो होगा वो यहाँ लगाएंगे। इसको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों मंगाया है? क्योंकि भाई यहाँ पे इसका मैंने नाम कनेक्शन स्ट्रिंग रखा था, इसलिए। अच्छा, उसके बाद आपको ये साइन अप समझ आया है? ऐसे कितने जिनको साइन अप समझ आया हुआ है? 1 2 3 4। बाकी अवाम साइन अप समझ नहीं आया? साइन अप कैसे हुआ था? ये साइन अप समझ नहीं ना आया तो इसके बाद जो मैं काम कराने जा रहा हूँ, ये मल्टर, ये तो वैसे ही बंदे को घुमा, सही ठीक ठाक बंदे को घुमा देता है। इसमें तो पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स में ही हम फंसे रहेंगे अगर साइन अप वाला काम नहीं हुआ। तो भाई ये अपने साथ में एक जुल्म है कि क्लास भी लेना और काम भी नहीं करना। इससे क्या है, कोर्स 2-3 क्लास के बाद खत्म, फिर हम कहीं अगेन से वेब एंड मोबाइल का, या फिर हम सोचेंगे नहीं यार वो तो कोर्स खराब था, कोई यूएक्स का लेते हैं, आसान है। और भाई पूरा साल जाया किया है इसके ऊपर, अगर आज यहाँ बैठे हो तो इसका बताने का मकसद कि बहुत टाइम हो गया, अब या तो समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो इस पर टाइम दो, क्योंकि कितना टाइम जाया किया है, 1.5 साल जाया किया ना भाई। तो इसका मकसद, अगर फिर भी ये काम मैंने साइन अप का पिछली से पिछली क्लास में कराया था। पिछली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया था, सेंड मेल, चलो ये समझ नहीं आया, ये ओटीपी, ये तो हम ये जो हैश पासवर्ड करना पहली क्लास में हो चुका था, क्रिएट पासवर्ड सब कुछ ये वाला काम हमने किया था। अगर ये साइन अप भी समझ नहीं आया ना, तो ये तो वैसे ही समझ नहीं आएगा कि ये टोकन कहाँ से आ रहा है, ओटीपी कहाँ से आ रही है, क्या सीन है, क्या चल रहा है। और जब ये समझ नहीं आया तो ये जो अभी यूज करने जा रहा हूँ ना, ये तो वैसे ही मल्टर है। ये तो बंदे को क्योंकि इसमें पिक्चर्स अपलोड होंगी, इसमें फॉर्म डेटा जाएगा। अब हम फॉर्म डेटा, हमें अगर रिस्पॉन्स और बॉडी ये सही समझ नहीं आया तो जब मैं फॉर्म डेटा पे जाऊंगा ना, ये तो घुमा देता है, फाइल लेनी है, टेक्स्ट लेना है, ये तो अभी हमें घुमा देगा। तो इसलिए वेब एंड मोबाइल जो कोर्स है ना, कोई छोटा कोर्स नहीं है भाई, लेकिन टाइम दिया है तो अब लाजमी इसको एंड तक लेके जाओ। और जिसको समझ नहीं आ रही उससे रिक्वेस्ट है कि अब छोड़ दे, अब 1.5 साल हो गया, अब नहीं समझ आएगी। अगर ये सिंपल इफ एल्स, क्योंकि आज मैं ये तो सिखाऊंगा नहीं कि भाई ये मैंने ये क्यों नहीं लिखा इफ इक्वल टू अनडिफाइंड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको पता है। अब ये तो हम जावास्क्रिप्ट में सीख के आ चुके हैं कि कोई चीज नहीं मिलेगी तो डायरेक्ट आप इफ लगा सकते हो, और इफ के अंदर आपको कंडीशन पास करने की जरूरत नहीं है। हंजला समझ आ रही है? अच्छा पीछे यहाँ से, यस अब्दुल राफी समझ आ रही है? सब सेट चल रहा है? यार ये बताओ ये RES कहां से आ रहा है? रिस्पॉन्स, गुड। मुझे कैसे पता RES ही लिखना है?
मैंने कहीं पे डिफाइन किया है? ये अपने आप भी पता है कि भाई आर एस लिखना कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो नहीं है ना भाई, या फिर कांस्टेंट है? फंक्शन के अंदर हमने डिफाइन किया हुआ है। देखो जो चीज समझ ना आ रही हो तो कुछ ना कुछ तो बोलो ताकि पता लगे कि हाँ भाई समझ आ रही है या नहीं आ रही। हम चुप करके बैठे रहेंगे, अगला ही बताता रहेगा, वो कहीं और घूम घूम जाएगा। अब इसके बाद जब मल्टर के बाद आएगा पॉपुलेट और लुकअप, वो तो और ही अलग है, वो तो होगा ही यहाँ से। ये है ना एग्रीगेशन, ये जब पाइपलाइंस बनती है ना तो हम खुद एक पाइपलाइन बन जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करो भैया आज जाकर इसको लाजमी करना जिसने नहीं किया। और अगर ये समझ ना आए तो कोशिश करना 5 दिन होंगे, फिर भी समझ नहीं आए तो छठे दिन क्लास लेने नहीं आना, क्योंकि फिर नहीं नहीं समझ आएगी अगर साइन अप समझ नहीं आया। अच्छा भाई, तो आपने यहाँ जाकर एक अथोराइजेशन हमने हेडर से मंगाया है, ये की मैंने ENV के अंदर स्टोर करवाई हुई है, और इसका नाम की इसलिए लिखा है कि ऊपर आपने की बनाई है, इस की के जरिए आपने अपलोड कराया हुआ है, नाम दिया हुआ है। एसिंग फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन है ताकि हमें पता लगे अगर एरर आए। ये बाय डिफॉल्ट इसका नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, अगर इसका नाम एरर होगा तो भैया यहाँ पे आपको एरर बताना पड़ेगा, सिंपल है। अगर डिकोड कोड हो जाए तो आप डिकोड करा देना। अब है कि अगर आपको एरर मिले तो एरर क्यों मिल रहा है कि टोकन गलत है, JWT ने वेरीफाई करने की कोशिश की लेकिन उसको एरर मिला, तो इसका मतलब टोकन क्या है, इनवैलिड। अब इनवैलिड कब होगा, जब भाई इस टोकन के अंदर जो आप यहां से टोकन पास कर रहे हो ये गलत हो। यहाँ पे जाके आपने वापसी ड्रा कर दिया ताकि ये यही जाए। अब यहाँ क्या बता रहा है, टोकन इनवैलिड, क्यों कि भाई जो आप टोकन हमें दे रहे हो वो गलत है। अगर ये टोकन सही होगा तो आपके पास वो कोई एरर नहीं दिखा रहा होगा। तो आपने अब यहां जाकर ये मंगाया, अगर ये टोकन डिकोड हो जाए, अब इसका वर्ड इसने साफ साफ लिखा हुआ है डिकोडेड, कि भाई टोकन को वापसी में डिकोड कर रहा हूं, जो डेटा आपने मुझे दिया था उसको वापसी उसी फॉर्मेट में आपको रिटर्न कर रहा हूं। तो यहाँ पे रिटर्न करते वक्त अंडरस्कोर आईडी क्यों लगाई है, क्योंकि भाई जब टोकन जनरेट करवाया था तो उस टाइम एक की थी जिसका नाम था अंडरस्कोर आईडी। इसका नाम क्या था, अंडरस्कोर आईडी। तो इस आईडी या इस ईमेल से मैं फाइंड कर सकता था, तो मैंने बोला भाई मुझे ये अंडरस्कोर आईडी दे दो। तो मैंने यहां पर आकर डिकोड करते वक्त क्या निकाल ली, अंडरस्कोर आईडी। फाइंड यूजर मैंने ऑथ मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका काम यह है कि मुझसे क्यूरी लेगा और मुझे एक यूजर का डेटा रिटर्न करेगा। अगर इसको डेटा मिल जाए तो कंसोल कर दे, अगर डेटा मिल गया है तो चेक यूजर की ओटीपी, और जो हमने फ्रंट एंड से भेजा, जो हमने फ्रंट एंड से ओटीपी भेजी है वो, और चेक यूजर की डॉट ओटीपी, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो भैया आपने फाइंड यूजर एंड अपडेट ये वाली क्यूरी चलानी है जो आपने ये लगाई है। अब ये मेरे को याद नहीं है, ये मोंगोडीबी खुद देता है, ये कोई मेरा अपना मेथड बनाया हुआ नहीं है कि मैंने बना के रखा हुआ है, ये मोंगोडीबी के अपने मेथड हैं। फाइंड वन डॉट क्रिएट, फाइंड वन एंड अपडेट, इसको मैं लास्ट क्लास में ना, जब मैं लास्ट बैच को पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने यहीं पे लगाया हुआ था, पर क्या है कि मार्केट अब यहाँ नहीं लगाती। मार्केट बोलती है भाई आप ना ये देखो, ये पूरा कोड आपका खराब हो जाता है। तो पहले ही कोड इतना ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, तो ये भी, तो आप ये क्या करते हो, जो डेटाबेस के साथ खेलने की क्यूरीज है वो मॉडल में डिफाइन करते हो ताकि ये डेटा ज्यादा हो ही ना। ये आप कंसोल वंसोल हटा देते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना जुल्म है। बैकएंड में तो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाना अपने साथ जुल्म करना है, क्योंकि एक भी वेरिएबल के नाम ऊपर नीचे हो गए समझ नहीं आएगा। अब जैसे इसका नाम ओटीपी है, और अगर चेक
यूजर है, यही मैं कहीं और नीचे भी यूज करूं तो वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, नीचे वाले वेरिएबल का डेटा उठा लेगा। ऐसे ही है ना भाई। तो इसलिए आप कोशिश करते हो कि आप वेरिएबल्स फ्री बनाओ ही नहीं, सही सी वाले वेरिएबल बनाओ। उसके बाद अगेन से हमने टोकन बनाया और ये एक्सपायर इन, ये क्या है भाई, टाइम है। तो मुझे रटा नहीं मारा हुआ कि मैंने 2 हॉर्स लिखना है, ये साफ साफ इसने बताया है यहाँ पर ये आप यहाँ इस हर पैकेज को ना, मैं सिर्फ पैकेज का नाम बताता हूँ, यूज करता हूँ, जो मैं यूज करना था वो यूज करता हूँ। आपको चाहिए पूरे पूरे पैकेज को छानो, चेक करो कि भाई इसमें क्या क्या मल्टीपल पैकेजेस और क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें एक्सपायर ये क्या है, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब मुझे पूरे पूरे दिन करना है तो आप मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 24, तो जिसका मकसद है कि 24 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड, वो तो इस तरह करके रिजल्ट आएगा। अगर आपको 1 घंटा लगाना है तो 1 हॉर्स, 2 घंटे लगाने हैं तो 2, 3 लगाना तो 3। तो आप ये एक्सपायर की वैल्यू खुद यहाँ डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो आप यूं करके टाइम निकाल कर जो आपको टाइम निकालता है वो टाइम दे सकते हो। आपको जब आप डेट निकालते हो तो डेट आपको रिटर्न मिली सेकंड में आती है, उसमें आप उतने मल्टीप्लाई करके इतने घंटों के बाद आपने एक्सपायर होना है तो आप एक्सपायर एट भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर इसने खुद डिफाइन किया हुआ है कि आपको 2 घंटे करने हैं, 10 घंटे करने हैं, 7 दिन के बाद हो तो आपने क्या लगाना है, 70। ये पैकेज आप खुद इसको चेक करोगे आपको हर चीज मिलेगी। सही है भाई। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया मैसेज डॉट मैसेज डेटा, ये रेस्पॉन्स जो हमने यहाँ पे मंगाया हुआ है वो बता दिया और टोकन बता दिया। और अगर ओटीपी गलत होगी तो शो कराएगा इनवैलिड ओटीपी, अगर यूजर ही ना मिला तो शो कराएगा यूजर नॉट फाउंड। सही है भाई। आगे चलें सर, हाँ या ना तो बोलो भैया। अच्छा, अब आपने यहाँ पर आकर एक नया मेथड, नया राउटर बना लिया। सबसे पहले तो आपने मल्टर को डिफाइन किया, तो आपने npm इंस्टॉल मल्टर कर लिया। ये यूज क्यों करते हैं, ताकि आप फ्रंट एंड से पिक्चर्स ले सको, फ्रंट एंड वाला आपको पिक्चर दे सके। तो आपने यूज किया npm इंस्टॉल मल्टर। नहीं, क्लाउडनरी अलग है, मतलब आप ना जब आपके पास मतलब आपका अपना सर्वर है, अपनी स्टोरेज है, तो आपको क्लाउडनरी की साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास अपने फोल्डर में, यहाँ पर अभी हम एक अपलोड का फोल्डर बनाएंगे, जब भी यूजर पिक्चर अपलोड करेगा वो उस अपलोड में जाएंगे और मल्टर के थ्रू अपलोड वो मैं लिंक देगा डेटाबेस में डालेंगे। अच्छा भाई, सही है भाई। तो आपने अब क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आए अपने राउटर के अंदर, सबसे पहले आपने मल्टर को डिफाइन किया। अब मल्टर दे दिया। अब मल्टर में आप अपनी दो चीजें पास करते हो, एक डेस्टिनेशन कहां पर आपकी फाइल स्टोर होगी, दूसरा आप पास करते हो कि आपकी फाइल का नाम क्या होगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें आप मल्टीपल डिफाइन कर रहे होते हो, और ये रटा भी नहीं होता।